नमस्कार। मैं पुष्कर सिंह कोरुंगा, शिखर साहित्य अकादमी में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, मित्रों, विद्यार्थियों, दर्शकों, जैसा कि आप इस कोरोना काल पे घर पे सकुशल होंगे। और दोस्तों, आज जिस टॉपिक पे मैं चर्चा करने जा रहा हूं, जिस विषय पर या जिस प्रकरण पर मैं चर्चा करने जा रहा हूं, वो कहीं न कहीं जो है काफी महत्वपूर्ण है। सामान्य ज्ञान की दृष्टि से, जीके की दृष्टि से। सामान्य ज्ञान या जीके की अगर मैं बात करूं तो आज मैं पॉलिटिकल के अंतर्गत संविधान के अंतर्गत जो मूल अधिकार हैं, भाग 3 अनुच्छेद 12 से 35 तक, उसी पर मैं चर्चा या विश्लेषण करने जा रहा हूं। जो कहीं न कहीं जो है बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है, क्योंकि कंपटीशन एग्जाम में इस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं। तो इसी पर जो है आज मेरा पूरा विश्लेषण है कि मूल अधिकार किसे कहते हैं। मूल अधिकार जो भाग संविधान के भाग 3 अनुच्छेद 12 से 35 यानी पार्ट 3 कॉन्स्टिट्यूशन पार्ट 3 और आर्टिकल 12 से 35 तक, तो इसी का विश्लेषण मेरा आज का रहेगा। आप वीडियो पर बने रहें, क्योंकि कहीं न कहीं जो है ये भारतीय संविधान के अंतर्गत जो मूल अधिकार हैं वो कहीं न कहीं बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है। और इस प्रकार के जो हैं जो प्रश्न पूछे जाते हैं, तो इस वीडियो के माध्यम से जो है दोस्तों आपको काफी लाभ होगा। तो आइए दोस्तों, आज हम पढ़ते हैं मूल अधिकार के अंतर्गत भाग 3 अनुच्छेद 12 से 35 तक, जो भारतीय संविधान के अंतर्गत जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसे जो है मैग्ना कार्टा भी कहा गया है। तो इस सारा विश्लेषण जो है मैं आगे करने वाला हूं। तो आइए दोस्तों देखते हैं। आइए दोस्तों, आज मूल अधिकार यानी भाग 3 संविधान का भाग 3 अनुच्छेद 12 से 35 तक यानी आर्टिकल 12 से 35 तक जो है पढ़ते हैं। कहीं न कहीं जो है मूल अधिकार भाग 3 अनुच्छेद 12 से 35 बहुत ही महत्वपूर्ण है। और इसमें जो अनुच्छेद 12वां है दोस्तों, वो राज्य की परिभाषा यानी भारत की सरकार व संसद, राज्यों की सरकारें व विधानमंडल, सभी स्थानीय और अन्य प्राधिकारी के रूप में इसमें उल्लेख है। और वहीं अनुच्छेद 13 यानी आर्टिकल 13 को देखें तो मूल अधिकारों से असंगत तथा उनका अल्पीकरण करने वाली विधियां हैं। और वहीं अनुच्छेद देखें 14 से 18 तक समानता का अधिकार है। अनुच्छेद 14 में जो है विधि के समक्ष समानता या विधि का शासन। अनुच्छेद 15 में है दोस्तों धर्म, मूल, वंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव का निषेध। और अनुच्छेद 16 में है लोक नियोजन के विषय में अवसर की समता। और अनुच्छेद जो 17 है वह अस्पृश्यता का अंत। और अनुच्छेद जो 18 है वह उपाधियों का अंत है। तो इसमें कुछ महत्वपूर्ण बिंदु हैं, जैसे अनुच्छेद 13 में जो है मौलिक अधिकारों के संदर्भ में दोस्तों संविधान की सर्वोच्चता व न्यायपालिका की न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति प्रदान करता है। वहीं अनुच्छेद 15 जो है में जन्म स्थान का वर्णन है, किंतु विभेद यदि निवास स्थान के आधार पर हो तो यह अवैध नहीं होगा। और अनुच्छेद 15(3) में जो है दोस्तों यह स्पष्ट किया गया है कि राज्य स्त्रियों और बालकों के लिए विशेष उपबंध कर सकता है। वहीं जो है अनुच्छेद 15(4) के अधीन राज्य सामाजिक और शैक्षिक दृष्टि से पिछड़े हुए नागरिकों के किन्हीं वर्गों की उन्नति के लिए अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए विशेष उपबंध कर सकता है। और ऐसा विशेष प्रावधानों को जो है अनुच्छेद 15 का उल्लंघन नहीं माना जाएगा। और वहीं देखें दोस्तों तो अनुच्छेद 16(4) में जो है जिस पिछड़ेपन की बात की गई है वह मुख्यतः सामाजिक है। इंदिरा साहनी के मामले में दोस्तों 1992 में यह अभी निर्धारित किया गया कि आरक्षण 50% से अधिक नहीं होगा। साथ ही क्रीमिलियर के सिद्धांत का भी प्रतिपादन किया गया, यानी पिछड़े वर्गों की पहचान का न्यायिक पुनरावलोकन हो सकता है। संसद ने अस्पृश्यता यानी अपराध अधिनियम 1955 बनाया, जिसका बाद में नाम बदलकर जो है सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955 कर दिया गया, जिसमें जो है दंड भी विहित किया गया। और इसके अलावा जो है संसद ने जो है दोस्तों
1989 के अत्याचार निरोधक अधिनियम भी बनाया, जो अपेक्षाकृत जो है दोस्तों ज़्यादा व्यापक और कठोर है। इस अधिनियम में सिद्ध करने का दायित्व जो है अभियुक्त पर होगा, न कि वादी पर। और 1954 में दोस्तों भारत सरकार ने 4 प्रकार के सम्मान प्रारंभ किए। इसमें जो है मेडल के रूप में हैं, ये हैं भारत रत्न, पद्म भूषण और पद्मश्री। 1977 में दोस्तों जनता पार्टी की सरकार ने इन सम्मानों को प्रदान करने पर रोक लगा दिया, किंतु 1980 में जो है इंदिरा गांधी सरकार ने जो है इसे पुनः प्रारंभ कर दिया। तो कहीं न कहीं जो है ये जो अनुच्छेद 14 से 18 तक हैं, जो समानता का अधिकार है, वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो इस प्रकार से जो है हम इसको समझ सकते हैं। अब वहीं दोस्तों आगे जो है वो मूल अधिकार के भाग 3 अनुच्छेद 12 से 35 तक के अंतर्गत जो आता है, वो अनुच्छेद 19 से 22 तक जो है दोस्तों स्वतंत्रता का अधिकार है। और इसमें अनुच्छेद 19 जो है वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है। और अनुच्छेद 20 में जो है अपराधों के लिए दोषसिद्ध के संबंध में संरक्षण है। और अनुच्छेद 21 में जो है प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का जो है संरक्षण है। और अनुच्छेद 21 क में जो है दोस्तों प्रारंभिक शिक्षा का अधिकार यानी 86वां संविधान संशोधन 2002 में जोड़ा गया था। ये महत्वपूर्ण है दोस्तों, एग्जाम में पूछा जा सकता है। और अनुच्छेद 22 में कुछ दशाओं में गिरफ्तारी का निरोध से संरक्षण है। तो ये कुछ महत्वपूर्ण जानकारी है। और जो अनुच्छेद 19 है वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, उसमें 19(1) क के अंतर्गत जो है भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार है। और वहीं 19(1) ख में जो है शांतिपूर्ण तथा हथियार रहित सम्मेलन का अधिकार है। और वहीं 19(1) ग के अंतर्गत जो है संघ या सहकारी समिति बनाने का अधिकार है। और 19(1) घ के अंतर्गत जो है दोस्तों भारत के राज्य क्षेत्र में आबाद संरक्षण का अधिकार है। और वहीं 19(1) अंगों के अंतर्गत भारत के किसी भाग में निवास करने व बस जाने का अधिकार है। और 19(1) छ के अंतर्गत जो है दोस्तों कोई वृत्ति, उपजीविका, व्यवसाय या व्यापार करने का अधिकार है। तो कहीं न कहीं ये महत्वपूर्ण है। और वहीं आगे देखें तो प्रेस की स्वतंत्रता, व्यावसायिक विज्ञापन की स्वतंत्रता आदि अनुच्छेद 19 के अंतर्गत ही आते हैं। और न्यायिक निर्णयों के अनुसार सूचना का अधिकार अनुच्छेद 19(1) क में शामिल है। फिर भी स्थिति को और स्पष्ट करने के लिए जो है दोस्तों सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 सभी नागरिकों को सूचना का अधिकार देता है। और वहीं अनुच्छेद 19 का जो निलंबन है दोस्तों, जब अनुच्छेद 352 के अधीन आपात की उद्घोषणा की जाती है तो अनुच्छेद 358 के अनुसार अनुच्छेद 19 जो है स्वतः निलंबित हो जाता है। और लेकिन 44वां संविधान संशोधन के बाद जो है अनुच्छेद 19 में दी गई स्वतंत्रताओं को सिर्फ तभी निलंबित किया जा सकता है दोस्तों जब आपातकाल की उद्घोषणा युद्ध अथवा बाह्य आक्रमण के कारण हुई हो, न कि शस्त्र विद्रोह के कारण। तो ये महत्वपूर्ण बिंदु था दोस्तों। और भारत की एकता और अखंडता, सुरक्षा, लोक व्यवस्था, विदेशी राज्यों से मैत्रीपूर्ण संबंध, न्यायालय की अवमानना, मानहानि, अपराध, उद्दीपन आदि आधारों पर जो है अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर निर्बंध किया जा सकता है, जो 19(2) के अंतर्गत है। तो कहीं न कहीं दोस्तों ये काफी महत्वपूर्ण बिंदु है। और वहीं जो है दोस्तों अनुच्छेद 20 को देखें तो भूतलक्षी दंडिक विधियों का संरक्षण है। इस किसी कानूनी को अतीतकालीन प्रभाव तिथि से लागू करना यह आपराधिक कृत्यों से संबंधित है दोस्तों। इसके अंतर्गत कोई व्यक्ति किसी अपराध के लिए तभी तक दोषी नहीं माना जाएगा जब तक वह उससे ऐसा कोई कार्य करते समय किसी प्रवर्त विधि का अतिक्रमण नहीं किया गया है। वहीं देखें अनुच्छेद 20(2) के अंतर्गत है दोहरे दंड से संरक्षण। किसी व्यक्ति को एक ही अपराध के लिए एक बार से अधिक अभियोजित और दंडित नहीं किया जा सकता है। और यह निषेध केवल न्यायिक दंड के संदर्भ में ही विभागीय व प्रशासनिक दंड दिया जा सकता है। और अनुच्छेद 20(3) के अंतर्गत जो है दोस्तों अपने ही विरुद्ध गवाही देने से संरक्षण, यानी किसी अपराध के लिए किसी व्यक्ति को स्वयं अपने विरुद्ध साक्षी होने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा। तो ये कहीं न कहीं
जो है महत्वपूर्ण है। और वहीं जो है 21वां अनुच्छेद 21 है दोस्तों। इस अनुच्छेद में कहा गया है कि किसी व्यक्ति को उसके प्राण या दैहिक स्वतंत्रता से विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अनुसार ही वंचित किया जाएगा, अन्यथा नहीं। और दोस्तों सर्वोच्च न्यायालय के अनुसार विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया यानी ब्रिटेन में यथोचित विधि प्रक्रिया, अमेरिका शामिल है। और उच्चतम न्यायालय ने अनुच्छेद 21 में आजीविका के अधिकार, अच्छे स्वास्थ्य का अधिकार, पर्यावरण प्रदूषण के विरुद्ध संरक्षण का अधिकार, निजता का अधिकार, शिक्षा पाने का अधिकार, शयन का अधिकार, भोजन का अधिकार, विदेश भ्रमण का अधिकार आदि को भी शामिल किया है। और 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 द्वारा प्रावधान किया गया कि अनुच्छेद 20 व 21 आपात स्थिति में अनुच्छेद 359 के अधीन किसी आदेश द्वारा निलंबित किया जा सकता है। तो कहीं न कहीं ये जो है एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। और अनुच्छेद 22 में जो है दोस्तों, इस अनुच्छेद के तहत जो है कुछ दिशाओं में गिरफ्तारी और निरोध से संरक्षण प्रदान किया गया है। वस्तुतः गिरफ्तारी या निरोध के दो प्रकार होते हैं, दंडात्मक निरोध व निवारक निरोध। जब किसी व्यक्ति को निवारक निरोध के किसी विधि के अधीन गिरफ्तार किया जाता है तो दोस्तों सरकार ऐसे व्यक्ति को केवल 3 मास तक अभिरक्षा में निरुद्ध कर सकती है। और सलाहकार बोर्ड यानी जिसमें उच्च न्यायालय के न्यायाधीश और होंगे और उनकी अनुमति से इस अवधि को जो है बढ़ाया जा सकता है। और वहीं जो है दोस्तों इस प्रकार के निरुद्ध व्यक्ति यथाशीघ्र निरोध के आधार पर अधिसूचित किया जाएंगे। और इसी में जो है दोस्तों निरुद्ध व्यक्ति के निरोध के आदेश के विरुद्ध अभ्यावेदन करने के लिए अतिशीघ्र अवसर दिया जाना चाहिए। तो ये कहीं न कहीं जो है एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है अनुच्छेद 22 भी। और 22 में ही जो है अनुच्छेद 22 में ही 22 में ही जो है संसद को ये शक्ति है कि वह विहित करे कि निवारक निरोध की अधिकतम अवधि कितनी होगी। अनुच्छेद 22 का प्रयोग करते हुए संसद ने निवारक निरोध से संबंधित कई कानून बनाए हैं। उदाहरण के लिए जो है मीसा, टाडा, राष्ट्रीय सुरक्षा कानून, नासा आदि बना रखे हैं। और दोस्तों सामान्य दंड विधान के अधीन गिरफ्तार व्यक्ति को पास गिरफ्तारी के कारण जानने, अपनी रुचि व वकील करने व 24 घंटे में मजिस्ट्रेट के समक्ष प्रस्तुति का अधिकार भी होता है दोस्तों। और ये अधिकार शत्रु देश के व्यक्तियों को वह निवारक निरोध अधिनियम के अंतर्गत प्राप्त नहीं होते हैं। तो कहीं न कहीं जो है अनुच्छेद 19 से 22 तक स्वतंत्रता का अधिकार भी बहुत ही महत्वपूर्ण है एग्जाम की दृष्टि से। तो ये कहीं न कहीं जो है एग्जाम में इस तरह के प्रश्न भी पूछे जा सकते हैं। इसी में जो है दोस्तों आगे देखते हैं तो अनुच्छेद जो है 23 से 24 तक यानी शोषण के विरुद्ध अधिकार है। इसमें अनुच्छेद 23 जो है मानव के बलात् श्रम, बेगार व दुर्व्यवहार के प्रतिषेध। और अनुच्छेद 24 में जो है कारखानों आदि में 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को जो है नियोजन पर प्रतिषेध है। वहीं देखें 23वां अनुच्छेद जो है आर्टिकल 23 वाला, तो उसमें यह है दोस्तों कि मानव दुर्व्यापार व मनुष्यों का क्रय विक्रय, महिलाओं और बच्चों का अनैतिक दुर्व्यापार, वेश्यावृत्ति व दास प्रथा का कोई भी रूप शामिल हो। इस प्रकार से इसमें 23वां में है। और 24वां अनुच्छेद में जो है अनुच्छेद के तहत कारखानों आदि में बालकों पर नियोजन प्रतिबंध लगाया गया है। 14 वर्ष से कम आयु के किसी बालक को किसी कारखाने या खान में कम काम करने के लिए जो है नियोजित नहीं किया जाएगा दोस्तों। किसी अन्य परिसंकटमय नियोजन में नहीं लगाया जाएगा। और बाल श्रम प्रतिषेध एवं नियमन अधिनियम जो है 1986 इस दिशा में काफी महत्वपूर्ण कानून है। तो ये कहीं न कहीं ये महत्वपूर्ण है यानी 23 से 24 अनुच्छेद के अंतर्गत। और वहीं जो है आर्टिकल 24 से लेकर के 28 यानी अनुच्छेद 25 से 28 तक धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार है। और इसमें जो 25वां है वो अंतःकरण की और धर्म की अबाध रूप से मानने, आचार और प्रचार करने की स्वतंत्रता है। अनुच्छेद 26 में है धर्म कार्यों का प्रबंधन की स्वतंत्रता। और अनुच्छेद 27 में जो है दोस्तों किसी भी विशेष धर्म को संशोधित करने वाले करों को और समुदाय के बारे में स्वतंत्रता। और वहीं अनुच्छेद 28 है कुछ शिक्षा संस्थानों में धार्मिक शिक्षा या धार्मिक उपासना में उपस्थित होने के बारे में स्वतंत्रता। वहीं थोड़ा इनके बारे में अगर हम और देखें 25वां अनुच्छेद तो लोक व्यवस्था, सदाचार और स्वास्थ्य तथा इस भाग में अन्य उपबंधों के अधीन रहते हुए भी सभी व्यक्तियों के अंतःकरण
की और धर्म की अबाध रूप से मान्य आचरण और प्रचार करने की स्वतंत्रता प्रदान करता है दोस्तों। वहीं अनुच्छेद 26 जो है लोक व्यवस्था, सदाचार और स्वास्थ्य के अधीन रहते हुए प्रत्येक धार्मिक संप्रदाय या किसी भाग को धार्मिक कार्यों का प्रबंध की स्वतंत्रता। वहीं अनुच्छेद 27वां है किसी व्यक्ति को ऐसे करों को देने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता जो किसी विशिष्ट धर्म या वृद्धि या पोषण में व्यय किए जाने हो। और वहीं अनुच्छेद 28वां है दोस्तों, राज्य निधि से पोषित शिक्षा संस्थानों या धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी, किंतु ऐसी कोई बात उन शिक्षा संस्थानों में लागू नहीं होती जिनकी स्थापना किसी न्यास के अधीन धार्मिक शिक्षा को देने के उद्देश्य से की गई हो। तो ये जो है अनुच्छेद 25 से 28 यानी आर्टिकल 25 से 28 तक धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार के अंतर्गत जो है महत्वपूर्ण बिंदु थे। इसी में आइए दोस्तों आगे देखते हैं मूल अधिकार के अंतर्गत जो अनुच्छेद 29 से 30 तक है वो सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकार है। इसमें अनुच्छेद 29 जो है अल्पसंख्यक वर्गों को अपनी विशेष भाषा, लिपि या संस्कृति को बनाए रखने का अधिकार देती है। वहीं अनुच्छेद 30 है आर्टिकल 30 है शिक्षा संस्थाओं की स्थापना एवं प्रशासन करने का अल्पसंख्यक वर्गों का अधिकार। तो ये महत्वपूर्ण है। और इसी में जो है अनुच्छेद जो 31 है वो निश्चित कर दिया गया है, वो संपत्ति का अनिवार्य अर्जन यानी 44वें संविधान संशोधन द्वारा अनुच्छेद 300 क के तहत अब यह एक कानूनी अधिकार है। तो ये महत्वपूर्ण है, कभी एग्जाम या कॉम्पिटिशन एग्जाम में पूछा जा सकता है। और अब है अनुच्छेद 32 यानी संवैधानिक उपचारों का अधिकार। इसमें जो है इस भाग द्वारा प्रदत्त अधिकारों को परिवर्तित कराने के लिए जो है उपचार है। और ये अगर हम देखें कहीं न कहीं जो है बहुत ही महत्वपूर्ण ये है। और अनुच्छेद जो 32वां है दोस्तों वो मूल अधिकारों का जो है के प्रवर्तन के लिए एक प्रत्याभूत उपचार प्रदान करता है। यह उपचार का अधिकार भी एक मूल अधिकार है क्योंकि यह भाग 3 में सम्मिलित है। उच्चतम न्यायालय को मूल अधिकारों के संरक्षण और प्रतिभूति दाता बनाया गया है। उच्चतम न्यायालय ने व्यवस्था दी है कि अनुच्छेद 32 द्वारा दी गई न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति प्रावधान के मूल ढांचे का हिस्सा है, अतः इसे संविधान संशोधन के द्वारा समाप्त नहीं किया जा सकता है दोस्तों। और संविधान ने मूल अधिकारों के प्रवर्तन के लिए रिट जारी करने की शक्ति उच्चतम न्यायालय को और उच्च न्यायालय को दी है, जिनका विवरण जो है दोस्तों इसमें दिया हुआ है। जैसा जो पहला है बंदी प्रत्यक्षीकरण। अब इसमें क्या होता है, यह एक रिट है एक आदेश के रूप में जिसमें उस व्यक्ति को जिसने किसी अन्य व्यक्ति के विरुद्ध किया है यह आदेश दिया जाता है कि वह उसे न्यायालय के समक्ष उपस्थित करे, जिससे न्यायालय यह जान सके कि क्या निरुद्ध किया गया है, और यदि बंदी रखने का विधिक औचित्य नहीं है तो उसे मुक्त कर सकें। यह रिट सार्वजनिक प्राधिकरण या प्राइवेट व्यक्ति दोनों के खिलाफ जारी की जा सकती है। और अनुच्छेद 352 के तहत आपातकाल में भी यह रिट निलंबित नहीं हो सकती है। और दूसरा है परमादेश। अब परमादेश क्या है इसको भी समझते हैं। इसका शाब्दिक अर्थ है हम आदेश देते हैं। यह उपचार न्यायालय के विवेकाधीन है और यह जिस लोक प्राधिकारी को संबोधित होता है उससे यह अपेक्षा होता है कि वह उस सार्वजनिक कर्तव्य को करे जिसे करने से उसके इनकार किया है और जो किसी अन्य पर्याय विधिक उपचार के बिना कराया नहीं जा सकता है। तो यह परमादेश है। और वहीं प्रतिषेध का शाब्दिक अर्थ है रोकना। इससे सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालय द्वारा अधीनस्थ न्यायालयों या न्यायिक निकायों को अपनी न्याय क्षेत्र की अधिकारिता से बाहर के कार्यों को करने से रोकने के लिए जारी किया जाता है। और वहीं उत्प्रेषण है, इसका शाब्दिक अर्थ होता है प्रमाणित होना या सूचना देना। इसे किसी वरिष्ठ न्यायालय द्वारा अधीनस्थ न्यायालय या न्यायिक निकायों को तब जारी किया जाता है दोस्तों जब इस बात का संशय होता है कि न्यायालय ने अपनी अधिकारिता से बाहर जाकर निर्णय दिया है या निर्णय प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों के विरुद्ध है। और उसी में जो अधिकार परीक्षा है उसको कहते हैं शाब्दिक संदर्भ में इसका अर्थ देखें तो किसी प्राधिकृत या वारंट के द्वारा है। इसे न्यायालय द्वारा किसी व्यक्ति सार्वजनिक कार्यालय में अपने पद व दावे की जांच के लिए जारी किया जाता है। अतः यह किसी व्यक्ति द्वारा लोक कार्यालय के अवैध अधिकार
को रोकना इससे जो है मित्रत्व कार्यालय या निजी कार्यालय के लिए जारी नहीं किया जा सकता है। तो ये कहीं न कहीं जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है। और इसी में जो है दोस्तों अनुच्छेद 32 के तहत जो है उच्च न्यायालय उच्चतम न्यायालय है और अनुच्छेद 226 के तहत जो है उच्च न्यायालय है। इसमें जो है अनुच्छेद 32 के तहत जो है केवल मूल अधिकारों का उल्लंघन पर 5 प्रकार की रिट जारी करता है। और वहीं अगर हम देखें अनुच्छेद 226 के तहत तो मूल अधिकारों के साथ साथ अन्य मामलों में भी यह 5 प्रकार की रिट जारी करता है। वहीं देखें अनुच्छेद 32 में यदि मांग उचित हो तो उच्चतम न्यायालय रिट जारी करने हेतु बाध्य है। अगर अनुच्छेद 226 में देखें तो यह बाध्य नहीं कि अन्य कोई उपाय या उपचार सुझा सकता है। और वहीं जो है अनुच्छेद 32 में अगर हम देखें तो सुप्रीम कोर्ट उच्च न्यायालय के विरुद्ध उत्प्रेषण रिट जारी कर सकता है। और वहीं अनुच्छेद 226 के तहत जो है उच्च न्यायालय को उच्चतम न्यायालय के विरुद्ध ऐसी कोई शक्ति प्राप्त नहीं है। तो ये कहीं न कहीं जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है एग्जाम की दृष्टि से भी। और अनुच्छेद 32(4) जो अनुच्छेद 352 के तहत आपात घोषणा के दौरान राष्ट्रपति अनुच्छेद 359 में दी गई शक्ति का प्रयोग करते हुए अनुच्छेद 32 के तहत मिले अधिकारियों को निलंबित कर सकता है। तो कहीं न कहीं ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। और एक महत्वपूर्ण जानकारी मैं आपको और बता दूं कि जो मूल अधिकार हैं वो मैग्ना कार्टा के नाम से क्यों जाना जाता है, इसके बारे में थोड़ा जानते हैं। सन जो है इसके बारे में अगर हम थोड़ा जानें तो सन 1215 ईस्वी में इंग्लैंड के सम्राट जॉन ने लिखित रूप में से नागरिकों के कुछ अधिकारों की सुरक्षा प्रदान की, जिसे अधिकार पत्र या मैग्ना कार्टा कहा गया। अधिकारों को इस प्रथम लिखित दस्तावेज को मूल अधिकारों का जन्मदाता कहा जाता है। मूल अधिकारों को संवैधानिक मान्यता सर्वप्रथम अमेरिका के संविधान में दिया गया और भारतीय संविधान के भाग 3 के अनुच्छेद 12 से 35 में वर्णित मूल अधिकारों को भारत का अधिकार पत्र या मैग्ना कार्टा कहा जाता है। तो इस प्रकार से कभी प्रश्न पूछा जा सकता है कि मैग्ना कार्टा के रूप में किसे कहा जाता है, तो इसे इस प्रकार से आप समझना। और तो दोस्तों आज पूरा विश्लेषण मूल अधिकार यानी भाग 3 अनुच्छेद 12 से 35 आर्टिकल 12 से लेकर के 35 तक का जो है पूरा विश्लेषण आज किया गया। तो ये वीडियो अगर आपको पसंद आई तो इसको आप लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। साथ में कोरोना काल चल रहा है तो ऐसे समय में अपना और अपना परिवार का ध्यान रखें। बहुत बहुत धन्यवाद।